गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स। तो एक पहले थ्योरी का क्वेश्चन बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल। इनमें से कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा दमदार है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ग्रेविटेशनल की, न्यूक्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है चार्ज और चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। ग्रेविटेशन तो किसी के बीच में भी लग सकता है, दो प्रोटॉन्स के बीच, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच। और न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर लगता है, इसलिए वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लग सकता है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उसको अंदर बनाए रखने के लिए जो फोर्स लगेगा और न्यूक्लियर फोर्स है। तो सबसे पावरफुल कौन सा है? तो ध्यान दें, सबसे पावरफुल है न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लग रहा। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या ग्रेविटेशन भी लग रहा है? तो उसका आंसर है हाँ, लग रहा। ग्रेविटेशन भी तो इसके बीच में लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है दोनों के बीच। इसके में चार्जेस के कारण लग रहा है, इसमें मासेस के कारण लग रहा है, और इसमें जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस लगते ही है अपने आप में। तो अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पहले कंपेयर करो कि इनमें से कौन पावरफुल। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर पावरफुल देन ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन से ज्यादा पावरफुल है। कैसे? बोले सिर से एक कंधे को रगड़ा और नीचे कागज के टुकड़े डाल दी, प्लास्टिक की स्केल को रगड़ लिया। यूं करके जैसे ही रखते हैं ना, तो कागज के टुकड़े ऊपर चिपक जाते हैं। कागज के टुकड़े ऊपर कौन से फोर्स से चिपके? इलेक्ट्रोस्टैटिक से, क्योंकि कंघा चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक से चिपके तो क्या ग्रेविटेशन ने नीचे नहीं खींचा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने नीचे खींचा, लेकिन क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पावरफुल था तो खींच के ले गया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेगा। ठीक है, तो इसने जो है वो ऊपर की तरफ खींच लिया। इसका मतलब ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की ग्रेविटेशनल? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक की लड़ाई में इलेक्ट्रोस्टैटिक जीत गया। ये जीता, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के अंदर बने रहते हैं। फिर भी न्यूक्लियस के अंदर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स और लग रहा होता है, और उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इनको बांध के रखता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जब बांध के रखता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी पावरफुल हुआ ना, तभी तो पकड़ रखा, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो दूर कर देते। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ इसमें? न्यूक्लियर। नंबर 2 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन है? ग्रेविटेशन। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स इज पावरफुल देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच इज पावरफुल देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का फोर्स सबसे कमजोर। कितना कमजोर? और इलेक्ट्रोस्टैटिक से न्यूक्लियर कितना पावरफुल? तो ये अप्रोक्सीमेटली इससे 10 गुना पावरफुल होता है। यानी मान लो कि ये 500 न्यूटन है, तो ये वाला जो है ये 5000 न्यूटन होगा। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। 10, 15, 12, 14 ऐसे कुछ, यानी 10 गुना। ये वाला इससे करीब करीब 10 टाइम्स पावरफुल है। तो ये वाला इससे कितने गुना पावरफुल लगता है तुमको? 10 गुना, 100 गुना, 400 गुना, कितने गुना पावरफुल लगता है? तो अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कि ये इससे 10 गुना पावरफुल है, ये इससे कितने गुना पावरफुल है अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन बनेगा उसके लिए। ठीक है, तो पहले ये लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, फटाफट पॉज का बटन दबाए और ये लिख लें सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन किससे कितना पावरफुल है। और यहां पे अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स लिख लेना, अप्रोक्स 10 टाइम्स। अब किसी किताब में 11 गुना लिखा हो या 15 गुना लिखा हो तो लड़ने मत आना मेरे से। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 500 गुना, 1000 गुना, मैं बोल रहा हूं 10 गुना, 12 गुना, 11 गुना, 9 गुना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए लिख लिया। तुरंत जो भी लिखना हो पॉज का बटन दबा के लिख लिया करो। पॉज दबाओ, लिख लिया, आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब अपन ये पता करना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर तो 10 गुना पावरफुल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इनके आपस में क्या रिलेशन है। तो हम एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि 2 प्रोटॉन ले लेते हैं, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, 2 प्रोटॉन लेके उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, फोर्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो पता पड़ जाएगा कितने गुना पावरफुल है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर। तो क्वेश्चन बन जाएगा इसमें एक न्यूमेरिकल। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस, फाइंड the ratio of the forces, ब्रैकेट में
इलेक्ट्रोस्टैटिक is to gravitational for two protons, for two protons, दो प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इज टू ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताइए, फटाफट बताइए। तो इसको मिटा दें। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि भाई दो प्रोटॉन रखे हुए हैं, ये प्रोटॉन है पहला, ये दूसरा प्रोटॉन है, इनके ऊपर चार्जेस क्यू मान लेते हैं, इनकी दूरी d है, तो इनके बीच में पहले अपन निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पहला क्या निकालेंगे अपन इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसका सॉल्यूशन है। तो नंबर 1 पे हमने निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने का F इज इक्वल टू 1/4πε0, लिख देता हूं पूरा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, जहां पे Q इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन है, यानी 1.6 10 टू द पावर -19 है, बाद में रख दूंगा मैं। इसको मैं E भी लिख सकता हूं, E ही लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल टू E को 1.6 10 टू द पावर -19। ये कौन सा फोर्स आ गया भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, बाद में वैल्यू डाल देंगे, अभी छोड़ रहे हैं। अब नंबर 2 पे अपने को निकालना ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यदि निकालेंगे तो हमारे पास है F ग्रेविटेशनल इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², न्यूटन ने दिया था फॉर्मूला। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2, m1 m2 यानी मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन यानी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक को ग्रेविटेशन से डिवाइड कर देते हैं तो रेशो मिल जाएगा, तो रेशो मिल जाएगा, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू, ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो गया अपॉन में होने के कारण। ठीक है, अब यहां पे देखें, ऊपर आएगा E स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा E स्क्वायर, ये E स्क्वायर, अपॉन में आएगा 1/4πε0, 4πε0, d स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला नीचे आएगा कैपिटल G इंटू m स्क्वायर और d स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रेशो आ गया। अब वैल्यू डालनी पड़ेगी, 1.6 10 टू द पावर -19 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, रिपीट करना पड़ेगा 1.6 10 टू द पावर -19 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में 1/4πε0 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, और ऊपर होता है वो, क्योंकि ये पूरा ही 1/4πε0 ऊपर ले गया मैं। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11, किसी को याद नहीं हो तो रट ले। मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1760 गुना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, ये होता है 1.66 10 टू द पावर -27। ठीक है, स्क्वायर है, रिपीट करना पड़ेगा 1.66 10 टू द पावर -27। अब ये कैलकुलेशन जो है ना, ये इतना बड़ा, इसको तुम्हें करना है, लेकिन हमेशा रेशो अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है, यानी मोटी मोटी बात पूछी जाती है, उसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, इसका ऑर्डर क्या आता है, ये ऑर्डर है पीछे पीछे वाला, यानी कि 10 की पावर 20, 31, ये अप्रोक्सीमेटली सही होना चाहिए, आगे के नंबर में कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इसका जब भी क्वेश्चन आएगा वो 10 की पावर में ही आंसर होगा, तो हमको 10 की पावर कैलकुलेट करनी है, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना। अब देखो कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू, देखें मैं सिर्फ 10 की पावर्स ले रहा हूं, तो 10 की पावर यहां पे देखते जाएं, 19 है पहले में, दिख रही है 19 पावर है, फिर एक ये 10 की पावर, फिर ये 10 की पावर, फिर ये 10 की पावर, फिर ये वाली और एक ये वाली, बस इतनी कैलकुलेट कर रहा हूं, आगे वाले नंबर छोड़ रहा हूं। तो ये आ रहा है 10 की पावर -19, फिर से -19, फिर उसके बाद प्लस का 9, फिर नीचे से पावर ऊपर गई तो प्लस का 11, फिर माइनस की 27 से ऊपर गई तो 27, फिर माइनस की 27 ऊपर गई तो फिर से 27, यहां तक आ गया। ठीक है, वो दिख रहा है ना कोने वाला, 2 बार 27 है वो। ठीक है, अब इट इज इक्वल टू, आगे का नंबर भी है, नंबर किसी को इच्छा हो रही है बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की तो कर ले, आगे एक नंबर आएगा वो अभी मैं बाद में लिख दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। यहां पे कैलकुलेट करो, 27, 27, 19, 11, ये तो ऐड कर दो। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे 19 में से 9 गए, -10 बचे, तो ये टोटल 20 था, 1 बच गया, 1 बच गया ने -18 हो गया, -18 ये हो गया 54।
ठीक है, 54 में से 18 माइनस कर दो, आगे का नंबर अभी लिखना, इंटू 10 की पावर। 54 में से 18 माइनस करो, और ये बचेंगे, इधर गया 4 तो बचेंगे 3, 36। ठीक, अब आगे का नंबर यदि मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो ये 10 की पावर 36 टाइम्स आता है। अब 10 की पावर 36 का मतलब क्या, अरब खरब गुना, अपन सोच ही नहीं सकते इतने गुना। अरे 10 की पावर 36, ऐसे 0 36 लगेंगे, यहीं तक कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब शंख नील पदम मिलियन ट्रिलियन, पता नहीं क्या, ऐसे 36 जीरो लगाओगे कहां तक पहुंच जाए। इतने गुना पावरफुल है वो। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए तो कागज को तुरंत खींच लेता है, जमीन कुछ नहीं कर पाती। तो अगर कोई पूछेगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम्स, तो बस इतना ही लिखना, आगे के नंबर नहीं लिखना। और कोई अगर फुर्सत में बैठा हो और उसको परीक्षा में कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो फिर ये आराम से मल्टीप्लाई कर करके इसको कैलकुलेट करके देख सकता है, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन तो करना ही नहीं है उसको। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा ज्यादा वो नहीं लिया जाता, ऑर्डर दिया जाता है, और ये दूर दूर होते हैं ऑप्शन, 36 होता है तो कोई 24 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया समझ में क्या करना है। तो इस तरीके से हमको ये पता पड़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोस्ट पावरफुल, बहुत पावरफुल, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर, 10 गुना ज्यादा ताकतवर जो है वो कौन है? न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन्स। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलो अब आगे बढ़ाएं और क्वेश्चन करते हैं। ये बताए कि 360 ग्राम तुम्हारे पास पानी है। क्या है? पानी। 360 ग्राम, इस बॉटल में 360 ग्राम पानी। अब ये जो 360 ग्राम पानी है, इसमें बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, और उन सब इलेक्ट्रॉन्स पे यदि चार्ज पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है तो वो कितना, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन लिख लें। वी हैव 360 ग्राम्स ऑफ व्हाट? वाटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? वी हैव 360 grams of water, find number of electrons in it, also find the total charge on these electrons, इन इलेक्ट्रॉनों पे जो इनमें है टोटल चार्ज कितना। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बताना। ठीक है, लिखें क्वेश्चन फटाफट और ट्राई करें सॉल्व करने का। थोड़ा सा केमिस्ट्री लगेगी, केमिस्ट्री में अपन 0 है, लेकिन फिर भी हाथ पर चला लेते हैं, इतने तो तुम तो चला ही लोगे। 360 ग्राम पानी में कितने मोल्स हैं, बस ये निकालना है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले पानी का मॉलिक्यूलर वेट देखें। पानी H2O यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, इसका मतलब 18 ग्राम, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, अगर मैं सही केमिस्ट्री बोल रहा हूं तो मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ये जो आया है ये कितना आ गया? 18 ग्राम। अब मुझे ऐसा पता है कि अगर 18 ग्राम पानी ले लेंगे तो उसमें 1 मोल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 18 ग्राम पानी ले लेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल्स। सही है कि नहीं? सोच लो पहले, और ये देख लो, चेक कर लो 16 सही लिखा है क्या? ठीक है, तो 18 ग्राम में क्या है? 1 मोल। 18 ग्राम में 1 मोल। तो हमको ये पता करना है कि 360 ग्राम में कितने मोल्स, में कितने मोल्स, हिंदी में लिख दिया मैंने। 360 ग्राम में कितने मोल्स, तो हम इसको बोलेंगे कि 360 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इससे कितना आएगा? 20 मोल्स आ जाएगा। अब 20 मोल्स आएगा तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स।
इंग्लिश में लिखना इन इधर लगा दो, इन 1 मोल ऑफ कुछ भी H2O एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 1 मोल है तो 20 मोल कितना हो गया, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉइंट हटा के अप्रोक्सीमेट कर लेना। इतने क्या आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। पानी के इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद है कितने में, 360 ग्राम में। अब उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, अब उसके अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये जो आया है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो टोटल पानी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका आंसर है कि 8 होंगे, एक इस हाइड्रोजन में, एक इस हाइड्रोजन में और एक इसमें, ठीक है, 8 इसके अंदर। तो टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक वेट से निकलेंगे, एटॉमिक वेट से निकलेंगे तो हाइड्रोजन के एक में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 1 और ऑक्सीजन में 8। ऑक्सीजन में 16 इसलिए नहीं क्योंकि 16 तो उसका O2 के कारण लेते हैं अपन, या O2 थोड़ी ले रहे हैं, O ले रहे हैं ना, H2O, ठीक है, तो H2O। तो यहां पे हमने क्या किया, 8, तो कुल मिला के 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है भाई। थोड़ी केमिस्ट्री अपनी वीक है, तुम्हारी अच्छी हो तो देख लो, सही कैलकुलेशन चल रहा है ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल में, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 20 या 10 की पावर 23 इंटू 20 इंटू 10, ये आएगा इसका आंसर, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूं उसका, तो पॉइंट हटाया था मैंने, 1000 नीचे ले लिया, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 इसमें से कम कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 6 हो गया, 4 हो गया, 6 2 जा, फिर 0 आया, फिर 6 2 जा 12 आ गया, ठीक है, सही मल्टीप्लाई किया ना। 6 0 2 3 इंटू 2 6 4 0 12 12046 12046 इंटू 10 की पावर 22, क्योंकि एक 10 नीचे ने कम कर देगा। इसको अगर तुम्हें पॉइंट में लेना है तो 1 2 3 4 पॉइंट बढ़ाओगे ना, 12046 ऐसा लिखोगे, तो इस केस में 1 2 3 4 पॉइंट इधर खिसका है ना, 4 उधर बढ़ा दो तो ये 26 हो जाएगा। 4 इधर कम करते हैं ना, जैसे इधर कम करते हैं तो उधर बढ़ा देते हैं ऊपर, तो 4 पॉइंट खिसकाया मैंने, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर बढ़ा दिया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आंसर आ गया। अब हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कितना, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर निकालने के लिए बोला इन पर, तो इट इज इक्वल टू 1.20, ज्यादा नहीं लिख रहा आगे में, 10 की पावर 26 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब 26 में से 19 माइनस कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 26 में से 19 माइनस करोगे तो 10 में से 19 7 आएगा ऊपर, ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 इसका करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये अप्रोक्सीमेटली 16 इंटू 12 ही करना है ना बेसिकली, 1.2 इंटू 1.6 करना है, तो 6 2 12 6 और ये हो गया 7 और ये 2 और ये हो गया 192 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट। तो 1.92 इंटू 10 की पावर 7 कूलम, ये इसका सेकेंड वाले का आंसर है, अप्रोक्सीमेट है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो बुरा मत मान जाना, ठीक। तो इट इज 1.92 10 टू द पावर 6। 360 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन में जितने मौजूद हैं उस पे इतना चार्ज आएगा, जो यहाँ पे लिखा है 1.92 10 की पावर 7। और इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरब खरब में इलेक्ट्रॉन्स भाई, 10 की पावर 26 मतलब क्या, पूरे ब्रह्मांड में इतने लोग नहीं है, अपने दुनिया में नहीं है, हम तो सिर्फ 130 करोड़ है, ठीक है, पूरे भारत के 130 करोड़ है, हर आदमी 7वां आदमी भारत में, इसका मतलब 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 120 करोड़ को भी मानोगे तो इंटू 7 कर दोगे तो भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इससे कई कई गुना कम है, इतने सितारे होंगे इतने, ठीक है।
तो अरब खरब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ 360 ग्राम पानी में। तो लिख लें भाई, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें फटाफट। लिख लिया। चलिए मिटा रहा हूं मैं, मिटाने में पॉज कर देता हूं। नया क्वेश्चन लिख दिया है, देख लें। टू स्फीयर्स 1 and 2 कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, दे रिपेल ईच अदर बाय फोर्स ऑफ 88 न्यूटन। A third sphere which is neutral is first touched with 1, then touched with 2 and removed. Find the new force between 1 and 2. जो कर सकता है वो पॉज का बटन दबा के कर ले, जो नहीं कर पा रहा वो समझने की कोशिश करे। दो स्फीयर्स हैं 1 और 2, जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज है। तो ये पहला, ये दूसरा एक जैसा चार्ज है, दोनों पे चार्ज क्यू है। इनके बीच में कुछ दूरी होगी, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, ठीक है। रिपेल लिखा हुआ है, रिपेल यानी कि दोनों सेम चार्ज वाले हैं। यदि ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 88 न्यूटन का। ये एक बात हो गई, ठीक। स्टेप 1 कंप्लीट हो गई हमारी सॉल्यूशन की, कि उसने जो बात बोली हमने लिख दी। उसके बाद वो बोल रहा है एक तीसरा स्फीयर लेके आ। ये तीसरा स्फीयर आ गया, तीसरा। इसका नाम कुछ भी दे दो, पी दे दो। चलो, इसको पहले टच किया 1 से, यानी इसको इससे टच किया, और फिर इट इज टच विद दिस सेकंड, तो इसको सेकंड से टच किया, ये 1 से टच किया, फिर 2 से टच किया, ये थर्ड स्फीयर जो आया उसको, और फिर इसको फेंक दिया तीसरे को, और ये जहां रखे थे वहीं रखे हैं। तो अब इनके बीच में क्या फोर्स होगा, अब आ गया हो समझ में? तो अब पॉज दबा लो। तो स्टेप नंबर 2 देखें। जब हमने इसको इससे टच किया, तो जब अपन टच करते हैं और स्फीयर का साइज बराबर ही है, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं, सिमिलर स्फीयर्स ही मान के चलेंगे। जब वो बोले कि रेडियस कम ज्यादा है तो फिर बात अलग है, फिर अपन रेशो में बांटते हैं रेडियस की, याद हो तो अपन ने थ्योरी में पढ़ा था। अब अपन सब टच करते हैं तो अपन को क्या पता है कि सेम स्फीयर जब टच किए जाते हैं सेम साइज के, तो वो क्या करते हैं, आधा आधा चार्ज बांट लेते हैं। यदि आधा आधा चार्ज बांट लेंगे तो जब तुम इसको इससे टच करोगे तो इसके पास Q/2 और इसके पास भी Q/2। तो अब जो स्थिति हो गई है वो क्या हो गई है कि ये वाले चार्ज पे कितना आ गया है, Q/2, ठीक है। और ये ऐसा का ऐसा Q रखा है, और जो तीसरा स्फीयर आया था वो टच होने के बाद उसके ऊपर भी चार्ज कितना हो चुका है, Q/2, क्योंकि इससे टच कर दिया। अब इससे टच कराना, अब जब इससे टच कराओगे तो इस पे तो जो रहेगा वो रहेगा, इसके ऊपर दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो Q में Q/2 जोड़ के, Q में Q/2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 2Q प्लस Q यानी 3Q/2, और इसके भी दो भाग हो जाएंगे, आधा एक ले लेगा, आधा एक ले लेगा। इन दोनों के चार्ज ऐड कर दिए मैंने, टोटल चार्ज इतना आया, और ये टोटल चार्ज के दो भाग हो गए, आधा ये ले लेगा, आधा ये ले लेगा। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2 यानी कि 3Q/4। तो एक के ऊपर हो जाएगा 3Q/4, इसके ऊपर भी 3Q/4। तो जो अगली स्टेप आएगी, ठीक है, अगली स्टेप जो है वो क्या आएगी कि इसके ऊपर चार्ज तो Q/2 था ही। स्टेप नंबर 3 में इसके ऊपर चार्ज Q/2 था ही, और दूसरे के ऊपर जो चार्ज हो गया Q/2, उसके ऊपर चार्ज आ गया 3Q/4, और नीले वाले को तो फेंक ही दिया हमने, तो उसका कोई कैलकुलेशन में काम ही नहीं। और इनके बीच की दूरी क्या है, अभी भी वही है D, यानी कि ये स्थिति 1 है और ये स्थिति 2 है। पहले 88 न्यूटन का था, अब कितने न्यूटन का ये पूछा। अब कितने न्यूटन का है तो देखो इसमें अब की और फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d²। इसमें जो नया फोर्स आएगा डैश, इसमें K/Q सब ऐसे ही लिखे रहने दो, K/Q² अपॉन d² इधर ही रहने दो। ये हो गया ऊपर 3 और नीचे आ गया 4 2 जा 8, 3/8। यानी जितना भी पुराना था यही पुराना था ना, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे K/Q² अपॉन d²। ये फोर्स तो पुराना ही था। तो ये पुराना जो फोर्स था 88 न्यूटन का, उससे 3/8 हो गया। तो ये जो 88 न्यूटन है इसकी वैल्यू यहां लिख देंगे। तो F' इज इक्वल टू आ गया 88 इंटू 3/8। अब ये इससे कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना हो जाता है 11 इंटू 3। इसका मतलब जो नया फोर्स आएगा वो कितना आएगा 33 न्यूटन का, 33 न्यूटन। दिस इज द आंसर। आई बात समझ में? तो पहले 88 न्यूटन था, अब 3/8 हो गया और 33 न्यूटन रह गया।
चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स 3 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर by 8 into 10 to the power minus 3 Newton. Now the charges are connected by metallic wire. They begin to repel each other by a force of 9 into 10 to the power minus 3 Newton. Initial charges क्या थे? Similar question है इसके पहले वाला। इसके पहले वाले में उसने चार्जेस दे दिए थे और फोर्स दे दिया था। अब नया फोर्स पूछा था, इनने फोर्सेस दे दिए, चार्जेस पूछे। तो दो केस बनाएंगे, एक पहले का एक बाद का। तो केस नंबर 1, दो आइडेंटिकल स्फीयर कितनी दूरी पे रखें? 3 मीटर पे, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन से। इसका मतलब चार्जेस सेम है उनके ऊपर, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं तो चार्जेस सेम होंगे। तो अपन पहले केस नंबर 1 बनाएंगे। पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, कितनी दूरी पे? 3 मीटर पे। तो पहले पे चार्ज मान लो कि Q है, दूसरे पे भी Q ही होगा क्योंकि सिमिलर मेटेलिक स्फीयर है, और दे बिगेन टू रिपेल ईच अदर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पे Q हो, क्योंकि इसने बोला नहीं है सेम है, तो फिर Q1 Q2 मान के चलो। और वैसे भी आंसर 2-2 है, ये ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब Q1 Q2 है। अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स व्हेन दे बिगिन टू रिपेल ईच अदर, तो पहले वाले केस में फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा? तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 3 मीटर की दूरी है तो 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया? 9 ही लिख देता हूं सीधे। तो ये इनका पुराना फोर्स है, ठीक है, ये क्या हुआ? पुराना फोर्स। अब क्या हुआ? केस नंबर 2 आया। केस नंबर 2 आया। केस नंबर 2 में क्या हुआ कि नाउ दे आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर। इनको हमने क्या किया? मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देने से क्या होगा कि चार्ज का बंटवारा हो जाएगा। ये Q1 और Q2 को तुमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज का बंटवारा हो गया। चार्ज बंटवारा हो गया तो आधा आधा चार्ज ले लेंगे ये लोग, क्योंकि स्फीयर्स तो आइडेंटिकल है। तो टोटल चार्ज कितना है इनके पास? Q1 इस पे, Q2 इस पे, तो टोटल कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 का आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो, तो बांट देते हैं, वही बंटवारा कर देते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा कर दो। तो ये वाला जो है ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, क्योंकि टोटल Q1 प्लस Q2 था, आधा इसके पास आधा इसके पास, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये नया चार्ज आ गया इनके ऊपर, ठीक है। तो ये वाला केस कैसा है? ये नया केस है। ये कैसा है भाई? पुराना केस है, पुरानी बात। अब बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद वो क्या बोल रहा है? दे बिगेन टू रिपेल ईच अदर बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। तो भैया पहले कितना था? तो पहले ये था 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन था। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, बढ़ गया फोर्स। तो ये जो K है वो तो वही रहेगा। Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 की जगह आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरा का भी चार्ज यही हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2, और दूरी वही रहेगी 9, और ये जो नया चार्ज आया कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, नया फोर्स ही आ गया, ठीक है। पहले जो फोर्स था उससे अब फोर्स चेंज होकर क्या हो गया? ये फोर्स हो गया जब कनेक्ट कर दिया। तो पूछ रहा है कि शुरुआत में इनके ऊपर क्या चार्जेस था। तो देखो इसमें इक्वेशन बनती है, इस क्वेश्चन में कैसे बनेगी? तो Q1 Q2 और ये K की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू डाल देते हैं, और इससे Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले वाले केस में। तो मैंने K की वैल्यू यदि डालूंगा मैं, तो K की वैल्यू क्या आएगी? तो K की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा, और अपॉन में 9 है ही, और इंटू Q1 Q2 आएगा, और 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है ही। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 8 10 की पावर माइनस 3, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इससे मुझे Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। Q1 Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर 9। इसका मतलब Q1 Q2 हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर, ये 9 ऊपर जाएगा, 10 11 12, तो Q1 Q2 की वैल्यू 10 की पावर 12 इंटू माइनस 12 इंटू 8 ये होती है। Q1 Q2 की वैल्यू के बाद अब यहां से अपन निकालेंगे Q1 प्लस Q2 की वैल्यू। तो देखो ये वाला जो है ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और इधर वाला 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रहेगा। अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से 9, समझ में आ रही बात? 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया ये वाला,
ये 4 इधर से इधर चला गया, 36 हो गए। 36 हो गए तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36, और अपॉन में 9 गए, 10 की पावर 9 नीचे आया, ऊपर गया तो 12 हो गया, तो 10 की पावर माइनस 12, ऊपर भी 12 था इधर भी 12 था। इसका मतलब ये हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझे, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, Q1 Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये वाली, और एक ये वाली। इसमें ये माइक्रो अगर मैं लिखूं तो 10 की पावर माइनस 6 होता, ठीक है ना, और 10 की पावर माइनस 6 का फिर से मल्टीप्लाई होता है तो 10 की पावर माइनस 12 हो जाता है, और ये क्या होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि इसमें से वैल्यू निकाल के Q1 की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई Q2 निकाल के इसमें रख देना यहाँ पे, और इसको स्क्वायर करके एक्सपांड करके Q2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेना। लेकिन अपन ऐसा कुछ करने वाले नहीं है वहां पे, क्योंकि समय कम रहता है हमारे पास। तो बोर्ड एग्जाम्स में तो ऐसा किया जा सकता है, इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। यहां अपन क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधा ऑप्शन से चेक कर रहा हूं, ऑप्शन देखें और ऑप्शन से चेक करें। बोर्ड एग्जाम में यहां से यहां डाल सकते हो, ठीक है ना, उस तरीके से सॉल्व होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स की जगह ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने क्या किया, वैल्यू डालूंगा। तो देखो 3 और 3 डालूंगा तो 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, ये वाला ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। 5 और 1 6 ये भी हो रहा है, 4 और 2 6 ये भी हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा क्योंकि 2 प्लस 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब पहली वाली से ये हट गया, आ रही बात समझ में, पहली वाली इक्वेशन से ये घट गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन में उसका मल्टीप्लीकेशन 8 होना चाहिए, तो पहले का मल्टीप्लीकेशन 3 और 3 9 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है और इसमें 8 हो रहा है, 4 2 8। इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। कैसे, ये Q1 Q2 की वैल्यू डाली, इसको मैंने माना Q1, इसको माना Q2, यहां डाल दो, ये 2 है, ये 4 है, 4 2 8, माइक्रो और माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 होता है माइक्रो, फिर 10 की पावर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, तो ये वाला सेट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 3 है, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में करना है, सब्जेक्टिव में Q1 की वैल्यू इधर डाल के और फिर उसको सॉल्व की जाएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। नया क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है कि एक चार्ज रखा है ओरिजिन पे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस माइनस क्यू, और ऐसे चार्जेस बहुत सारे इसके आगे लगे हुए प्लस के। इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं ये बताना, और कितने चार्जेस है तो इंफिनिटी तक है, बहुत ज्यादा। और कितनी दूरी पे है तो 1 मीटर पे है, फिर 2 मीटर पे है, फिर 4 मीटर पे है, तो अगला 8 मीटर पे होगा, फिर 16 मीटर पे होगा। इस तरीके से दुगने दुगने मीटर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको ये बताना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बनता है तो ट्राई कर लें एक बार, पॉज दबा के, नहीं बनता तो डायग्राम बना लें, और मैं बता रहा हूं उसको कैसे करना है। तो देखें क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, चार्ज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे जो चार्ज रखा उस पर फोर्स लगाना। तो देखो पहली चीज, फोर्स पहला वाला लगाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो चार्ज का साइन नहीं लेना, चार्ज के साइन से कोई मतलब नहीं, सभी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो जुड़ जाएगा। हमें तो फोर्स जोड़ के बोल देंगे कि इस साइड लगेगा, चार्ज का साइन नहीं लेना इसमें, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये फोर्स कैसा अट्रैक्टिव है, सभी अट्रैक्टिव है, लिखने की भी जरूरत नहीं। दूसरा फोर्स तो इसको लिख दूं मैं KQ स्क्वायर अपॉन 1, दूसरा फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब KQ स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। तीसरा लगाएगा KQ1 Q2 अपॉन 4 का स्क्वायर, इसका मतलब KQ स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। एक और चौथा भी होता तो वो होता KQ1 Q2 अपॉन 4 के बाद 8 आता, 8 का स्क्वायर, तो ये होता KQ स्क्वायर अपॉन 64 एंड सो ऑन। अब क्या होगा कि ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे क्योंकि सब खींच रहे हैं इस साइड और एक ही डायरेक्शन है, तो जुड़ जाएंगे, तो जो नेट फोर्स आएगा
उसमें से के क्यू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, देखो सबके पास है, तो के क्यू स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब अंदर क्या बचा, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इंफिनिटी तक चलते आएंगे। हमको ये बताना है कि इसको जोड़ने से आएगा क्या। तो ये जो आई है ना यहाँ पे सीरीज, उसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं जीपी, जीपी शॉर्ट में। अब क्या होता है ये, तो जीपी जो होता है उसके अंदर कोई सा नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है। इधर साइड में लिख देता हूं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इस तरीके से 2 का मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है। तो जब इस तरीके के कोई नंबर आता है तो उसको जीपी बोलते हैं। जैसे 1/3 है, फिर 1/6 हो गया, फिर 1/12 हो गया, फिर 1/24 हो गया, इसमें 1/2 का मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा। देखो 6 दूनी 12 दूनी 24, नीचे 2 का मल्टीप्लायर हो ना, 1/2 का टोटल मल्टीप्लायर। ऐसे केस में क्या होता है कि यदि ये सीरीज इंफिनिटी तक चली गई और इसको अपन ने बोला ए यानी क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहली नंबर पे जो आ रही, और आर यानी क्या होता है, रेशो, कॉमन रेशो, जो कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई के होके आ रहा है ये, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, यानी 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3, जिसका मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है। जैसे इसमें कॉमन रेशो 2 का है, इसमें कॉमन रेशो 1/2 का है, 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 1/2 ये करोगे तो सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आता है। ऐसे लॉजिकली भी देखा जा सकता है। ऐसे में अगर इंफिनिटी तक जोड़ना है तो सम इनटू इंफिनिटी का फॉर्मूला आता है a/1 - r, a/1 - r, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब कॉमन रेशो 1 से कम हो। ठीक है, कॉमन रेशो 1 से कम हो, यानी अपॉन में चल रही हो, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जो जीपीए अपॉन में चल रही है, इसके अंदर ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, ये है तो ये तो 1 आ गया। अब तुम रेशो बताओ, तो रेशो में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, 1/4 डिवाइडेड बाय 1, यानी रेशो आ रहा 1/4 का। और एक बार चेक कर लेना कि क्या इस 1 में 1/4 का मल्टीप्लाई करने से आगे वाला आता है, क्या इस वाली टर्म में 1/4 का मल्टीप्लाई करने से आगे वाला बन रहा है, तो बोल रहा हाँ बन रहा है, 4 × 4 16, फिर 1/4 का मल्टीप्लाई करने से ऊपर 1 नीचे 64 बन रहा है, इसका मतलब सही है। अब इसको जोड़ोगे सम अप टू इंफिनिटी, तो a/1 - r फॉर्मूला लगाना, ये के क्यू स्क्वायर तो चलता ही रहेगा, के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में ए की जगह अपने क्या लिखा 1, ऊपर 1 नीचे 1 माइनस रेशो 1/4, तो ऊपर आ गया के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1/1 - 1/4 यानी 4 - 1 यानी 3/4, और 3/4 आ गया तो इसका 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। इतना फोर्स लगेगा, जहां पे के कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 × 10⁹ होती है, यदि वैल्यू में डालना हो तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज करके इनफाइनाइट सीरीज के भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चाहे तुम बायो के हो चाहे मैथ्स के, उससे कोई मतलब नहीं, मैथ्स तो पढ़ना ही है क्योंकि फिजिक्स मैथ्स बेस्ड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लें। मैं एक एक चीज बताऊंगा, एक एक फॉर्मूला जो लगेगा वो समझाऊंगा, साइड में लिखूंगा भी। कंसेप्ट यही के ही, ऐसा नहीं कि 11th का नहीं आता या मैथ्स का नहीं आता तो तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, सब कर सकते हो, पर शर्त ये है कि एक ही बार लिखूंगा। अगली बार ये फॉर्मूला लगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधे बोलूंगा a/1 - r लगा के मैंने आंसर निकाल लिया। अब तुम्हें याद होना चाहिए वो, इसलिए फॉर्मूले की कॉपी बनाओ, उसके अंदर सारे मैथ्स के फॉर्मूले और फिजिक्स के फॉर्मूले लिखते जाओ, याद करते जाओ। एक बार समझाऊंगा, दूसरी बार समझाने का समय नहीं है एक्चुअली, नहीं तो मैं तो जीवन भर समझाता रहूं, लेकिन तुम 10 साल 20 साल बाद मेडिकल इंजीनियरिंग निकालोगे, इसका क्या मतलब निकलेगा। एक ही साल में करना है ना हमको तैयारी, इसलिए जो है एक ही बार में याद रखना है। एक बार पूरी कहानी सुनाई जाएगी, अगली बार नहीं, अगली बार सीधे फॉर्मूला। ठीक, तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो आप लिख सकते हो सारी चीजें, अभी कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, एक दिन बैठोगे पुराना सारा क्वेश्चन फॉर्मूले, एक अभी पिछली क्लास में बताया था मैंने शॉर्ट टर्म P = Q पे क्या लगाते हैं, 2P cos θ/2 रिजल्टेंट। फिर एक और मैंने बताया था कि ट्रिक लगानी है तो उसमें पावर को दा के आगे ले आते हैं। तो इस तरह की सारी बातें लिख लो उसके अंदर छोटी छोटी, ताकि अगली बार जल्दी लगा पाए। ठीक है, तो बना लीजिए फॉर्मूले की कॉपी, अपन अगली क्लास में मिलेंगे। नोट कर लें इसको पॉज दबा के।